गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस ई लेक्चर का टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले पार्ट 3 है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पार्ट में हमने गोपाल कृष्ण गोखले के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो के अंदर हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ा और ये तीसरे और कंक्लूडिंग वीडियो के अंदर हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों और उनका जो मूल्यांकन है भारतीय राजनीति में उनके योगदान का मूल्यांकन हम इस वीडियो में देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिए उसमें उनके आर्थिक ज्ञान का बहुत जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शन होता है। उनके आर्थिक ज्ञान की वजह से ही भारत सरकार के गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार के तौर पे वो जाने जाते रहे। तो आइए आज हम उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक चिंतन में उनका पहला विचार है सैनिक एवं प्रशासनिक व्यय में कमी। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देख के बहुत चिंतित हुए। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण ये बताया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपीय अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने के कारण जनता के कल्याण में समुचित व्यय नहीं हो पा रहा। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में एक आरक्षित सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे भी जो यूरोपीय अधिकारियों को की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाएगा और ये जो यूरोपीय अधिकारी हैं अपने वेतन को लेके अपने देश में खर्च करते हैं, इससे जो धन की निकासी हो रही है उसमें भी कमी आएगी। तो उन्होंने प्रशासनिक व्यय को कम करने के उद्देश्य से भी नौकरियों के भारतीयकरण की मांग की। ये उदारवादियों की एक बहुत प्रमुख मांग थी। दूसरी चीज, उन्होंने भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का जो विचार था ब्रिटिश सरकार का, उसका विरोध किया। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का प्रबल विरोध किया और उनका मानना था कि भारत में रेलों का विस्तार एक उद्देश्य के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका जो उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण करना। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक लाया जाता है और फिर विदेश में भेज दिया जाता है। इससे भारतीयों को दोहरी मार लगती है। एक तो जो ये कच्चा माल है वो कम कीमत पे खरीदा जाता है और फिर ब्रिटेन से जो माल तैयार होकर आता है वो ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उनका ये मानना था कि रेल जो है वो भारत में दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही है। अतः उन्होंने ये मांग की कि ये जो बहुत अधिक प्राथमिकता देके रेलों का विस्तार भारत में हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस बात की ओर भी अपना ध्यान दिलाया कि विदेशी व्यापारियों को बहुत अधिक सुविधा और रियायत देने के कारण रेलों को घाटा हो रहा है। इसका भी असर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो रेलों की आवश्यकता है भारत को, वो तो ठीक है, लेकिन उस रेलों का विस्तार केवल अंग्रेजी आर्थिक शोषण के लिए किया जा रहा है, उस पर उनको आपत्ति थी। इसलिए उन्होंने रेलों के विस्तार की प्राथमिकता का विरोध किया। तीसरी चीज थी मुक्त व्यापार की नीति का विरोध। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड की नीति का विरोध किया और ये माना कि ये भारत पे लादी गई है और इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश किया है। मशीनों से चलने वाली जो इंडस्ट्री के कारण भारत के पुराने कुटीर उद्योग इस प्रतियोगिता में टिक नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में लोग वापस से खेती की ओर जाने को बाध्य हो रहे हैं। इससे अधिकाधिक लोगों में जो निर्धनता है वो बढ़ रही है। गोखले ने इस बात का भी समर्थन किया कि भारत का जो नवजात उद्योग है, अभी अभी विकसित हो रहा है, उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए, ना कि उस व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो फ्री ट्रेड था उसका पूर्णतः विरोध किया। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक चिंतन में अगला विचार है कृषि में सुधारों पर बल।
गोखले सभी ग्रामीण और विशेष रूप से कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात से परिचित थे कि कृषक और ग्रामीण अपनी कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों या अन्य स्रोतों से कर्ज या ऋण लेते हैं, जिससे उनको कृषि भूमि को या अन्य साधनों को गिरवी रखना पड़ता है, जो आगे चल के लिए उनके लिए काफी तकलीफ का कारण बनते हैं। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने के अधिकार छीनने के लिए लाए गए लैंड एलिनिएशन बिल का गोखले ने बहुत अधिक विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि सुझाव दिया कि सरकारी साख समितियां स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाए। अगली चीज अगला जो सुझाव था उनका आर्थिक क्षेत्र में वो था और करों को कम करने का सुझाव। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लादे गए करों के भारी बोझ से काफी क्षुब्ध थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि जो सरकार मनमाने तरीके से करों में वृद्धि करती है, उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इससे भारतीयों को या आम जनता को काफी नुकसान हो रहा है। अतः उन्होंने कुछ सुझाव इस संदर्भ में दिए, जिसमें पहला सुझाव था कि अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतः माफी की जाए, आयकर की उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि हो, सूती वस्त्रों के उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाए, नमक कर में शुरू में कमी की जाए, बाद में उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उनका अगला सुझाव था औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास पे भी बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र में की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक होगी। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने का प्रयत्न किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, भारतीय मालों के लिए विदेश में मंडियां खोली जाए, उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि इससे उनको पूरा लाभ मिल सके। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, इससे बेरोजगारी में कमी आएगी, शिक्षित वर्ग को एक नया रास्ता मिलेगा, उनको प्रशिक्षण देके और औद्योगिकरण की जो मार्ग पे अग्रसर किया जा सकेगा। तो एक तरह से आप ये समझे कि औद्योगिक विकास भी भारत का हो और इसमें भारतीय उद्योगों को विकसित किया जाए, ये उनका विचार था। और उनका अंतिम विचार था वित्तीय विकेंद्रीकरण। लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पे होता है, आम जनता प्रांतों में रहती है, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकारें हड़प लेती हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रांतीय सरकारों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में प्रांतीय सरकारों को कर लगाने के अधिकार दिए जाएं और पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं की जाए या जिससे कि वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त कर सकें। तो उन्होंने ये कुछ सुझाव दिए कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्रांतीय सरकारों को सशक्त होने के अधिकार मिलने चाहिए। इसी के साथ गोखले ने यह भी आग्रह किया कि भारत सरकार की आय और व्यय के बीच में एक अधिक संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया जाए और उस आय का न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। तो ये उनके कुछ आर्थिक विचार थे। धन्यवाद।